सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद मूवी माफिया और नेपोटिज्म जैसे शब्द हर एक घर में पहुंच गए। जहां कंगना रनौत ने करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर जैसे लोगों को मूवी माफिया बताया, वहीं सोनू निगम ने भूषण कुमार को मूवी माफिया बताया। लेकिन सवाल उठता है कि ये मूवी माफिया आखिर इतना पैसा कमाते कैसे हैं? कैसे ये हजारों करोड़ रुपए एक साल में कमा लेते हैं? आप अगर बॉक्स ऑफिस पे ध्यान दोगे तो हर साल हजारों फिल्में फ्लॉप होती हैं। 2022 में 750 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन हिट मूवी सिर्फ सिंगल डिजिट में थी, बाकी सारी की सारी फ्लॉप हुई। इतनी फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी मूवी माफिया साल दर साल और मूवीज बनाते जा रहे हैं। और मूवी माफिया इतने समय से सस्टेन कैसे कर पा रहा है? तो आखिर इनकी फंडिंग कहां से हो रही है? अगर हम 2009 से 2018 के बीच के डेटा को एनालाइज करें तो जहां 2009 में लगभग 1200 मूवीज बन रही थी, ये फिगर 2017 में ऑलमोस्ट 2000 को टच कर रहा था। मूवीज बनाने का बिजनेस बहुत ही रिस्की माना जाता है। इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी के शो पे मशहूर शार्क अनुपम मित्तल ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। मैंने पिक्चरें बनाई है, टीवी शो बनाए हैं, म्यूजिक एल्बम्स प्रोड्यूस किए हैं, हर बार मैंने पैसे लुटाए। कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स जैसे संजय लीला भंसाली, आमिर खान 2 साल 3 साल तक ले लेते हैं एक मूवी को बनाने में, लेकिन अगर मूवी पिट जाती है तो मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर सिनेमा हॉल से बाहर आ जाती है। 2023 में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की मूवी शहजादा 12 अक्टूबर 2021 को अनाउंस की जाती है। अगले ही दिन इसकी शूटिंग 13 अक्टूबर से शुरू हो जाती है और लगभग 15 महीने के बाद ये मूवी कंप्लीट होती है। और कंप्लीट होने के 1 महीने बाद जब ये मूवी रिलीज होती है तो मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर ये मूवी एक मेगा बॉक्स ऑफिस डिजास्टर निकलती है। लेकिन फिर भी इस मूवी ने प्रोड्यूसर्स को बहुत मोटा मुनाफा दिया। इस फिल्म को बनाने में 65 करोड़ लगे, वहीं प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट लगभग 20 करोड़ रही। यानी प्रोड्यूसर्स ने 85 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए इस पूरे प्रोजेक्ट में। इंडिया में इस मूवी ने 38 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसमें से जीएसटी काटने के बाद नेट कलेक्शंस 32 करोड़ रुपीस बचे। वहीं इंटरनेशनली इस मूवी ने लगभग 9 करोड़ रुपए कमाए, यानी टोटल कमाई 47 करोड़ रुपीस निकलती है। लेकिन फिर भी इस मूवी ने 117 करोड़ रुपए कमाए। इस मूवी के एग्जाम्पल से मैं आगे क्लियर करूंगा कि किस तरीके से एक फ्लॉप मूवी भी बहुत प्रॉफिटेबल होती है। और साथ ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये जितने सिंगल स्क्रीन से ये क्यों बंद होते जा रहे हैं, वहीं मल्टीप्लेक्स एकदम क्यों हर जगह मशरूम होते जा रहे हैं। और ये जो सिनेमा हॉल्स टिकट बेचते हैं, तो क्या प्रोड्यूसर अपने लोगों को सिनेमा हॉल तक ले जाता है या ये कोई थर्ड पार्टी होती है जो टिकट्स बेचती है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये मूवी माफिया ऑपरेट कैसे करता है और इनका कंप्लीट बिजनेस मॉडल आखिर है क्या। 1990s तक मूवीज का बिजनेस एकदम अनऑर्गेनाइज्ड था। यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं था, स्टूडियोज नहीं थे, कुछ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते थे जो बैंक से लोन ले लेते थे या अपने घर के जेवर जमीन गिरवी रख के मूवीज बनाते थे। और इसीलिए आपने सुना होगा कि एक मूवी इतनी बुरी फ्लॉप गई कि प्रोड्यूसर सड़क पे आ गया। लेकिन ये सब बीते जमाने की बातें हैं। आज मूवी फ्लॉप होने पे कोई प्रोड्यूसर कभी सड़क पे नहीं आता है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि अब प्रोड्यूसर सड़क पे क्यों नहीं आता है। क्राइम रिपोर्टर हुसैन जैदी ने तो अपनी कई किताबों में इस चीज को मेंशन किया है कि किस तरीके से बहुत सी बॉलीवुड मूवीज को अंडरवर्ल्ड की फंडिंग मिली है और इसमें टॉप की मूवीज और टॉप के स्टार्स इन्वॉल्व रहे हैं। जैसे 2001 में चोरी चोरी चुपके चुपके और 2002 में देवदास मूवी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन इनकी फंडिंग अंडरवर्ल्ड ने करी थी और इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम अबू सलेम का था। अब ये सारी मूवी सिंगल स्क्रीन पे जाती थी, लेकिन मिड 2000s आते आते बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने इस इंडस्ट्री में एंट्री ली। फॉर इंस्टेंस धर्मा प्रोडक्शंस, यशराज फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, वायाकॉम, बालाजी इंटरनेशनल। और यहीं से मूवी मेकिंग का बिजनेस एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ढलता है। ऐसे में मर्जर एंड एक्विजिशंस होने लगते हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने अपने कंपनी के स्टेक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को भी बेचना शुरू कर दिए। फॉर इंस्टेंस फैंटम मूवीज करके एक प्रोडक्शन कंपनी थी जिसे अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, मधु मंटेना और विकास बैल मिलकर बनाते हैं। और जब ये थोड़ा सफल हो गया तो इसमें 50% स्टेक रिलायंस खरीद लेता है। अब फैंटम से जुड़े ये प्रोड्यूसर्स अगर अकेले कोई मूवी बनाते तो इनके ऊपर रिस्क बहुत ज्यादा होता, लेकिन इन्होंने अपने रिस्क को 4 लोगों में डाइवर्सिफाई किया और उसके बाद एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस जब 50% स्टेक इस कंपनी का खरीद लेता है तो ये रिस्क और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। इस प्रोडक्शन हाउस से बॉम्बे वेलवेट नाम की एक मूवी आती है 2015 में, जो बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी मेगा डिजास्टर मूवी होती है। 100 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस इस मूवी से होता है, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर सड़क पे नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने रिस्क को आपस में बांट लिया था, प्लस एक कॉर्पोरेट बैकिंग
वर्किंग होने की वजह से ये प्रोडक्शन हाउस फेल नहीं हुआ। कॉर्पोरेट्स के मूवी बिजनेस में आने से हर कंपनी अपना एक पोर्टफोलियो बनाने लगी, यानी एक मूवी में पूरा पैसा लगाने से बेटर है कि पैसे को अलग अलग मूवीज में डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके अलावा ये कुछ मूवीज इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, कुछ दूसरे स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप करके बनाते हैं। इसके अलावा कुछ हाई बजट मूवीज, कुछ स्मॉल और कुछ मीडियम मूवीज बनती हैं। फेमस फिल्म स्टूडियो एरोस एक साल में ऑन एन एवरेज 20 मूवीज प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 2 वो खुद प्रोड्यूस करता है, 6 मूवीज इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से खरीद के उसके राइट्स एक्वायर करता है, जबकि 12 अलग अलग स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स के साथ को प्रोड्यूस करके अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। और इन 20 मूवीज में से भी 7 हाई बजट मूवीज रहेंगी, 7 मीडियम बजट और बाकी कुछ छोटे बजट की मूवीज रहती हैं। तो इससे रिस्क और भी डाइवर्सिफाई हो जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। जबकि एक दूसरे फिल्म स्टूडियो वायाकॉम ने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है, जहां पे वो सिर्फ छोटे बजट की मूवीज ही प्रोड्यूस करता है और इनकी मूवीज में मोस्टली नए एक्टर्स होते हैं या कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट ड्रिवन मूवीज होती हैं जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। तो ऐसे में इनके जो मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर है वो भी काफी कम हो जाता है। और ये सब देख के जो बड़े सक्सेसफुल एक्टर्स थे उन्हें लगा कि जब फिल्म मेरे ब्रांड की वजह से चल रही है, मेरी फैन फॉलोइंग की वजह से चल रही है, तो क्यों ना मैं भी प्रोड्यूसर बन जाऊं। ऐसे में शाहरुख खान 1998 में ड्रीम्स अनलिमिटेड कंपनी शुरू करते हैं। अब वो खुद एक्टर हैं, उन्होंने साथ में जूही चावला को एक पार्टनर के रूप में ले लिया और डायरेक्टर अजीज मिर्जा को एक और पार्टनर के रूप में ले लिया। तो एक बहुत अच्छी टीम बन गई जहां पे एक ही प्रोडक्शन कंपनी के एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर हो गए। लेकिन 3 मूवीज बनाने के बाद इस प्रोडक्शन हाउस को रीस्ट्रक्चर किया गया रेड चिलीज के रूप में और पूरी इक्विटी शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान के नाम पे हो गई। एक्टर्स का प्रोड्यूसर बनने से एक और फायदा ये हुआ कि जो पैसा एक्टर की फीस में जाता था, अब वो पैसा फिल्म के प्रोडक्शन में जाता है। अगर फिल्म प्रॉफिटेबल हो जाती है तो उसकी प्रॉफिट से एक्टर को इतनी ज्यादा पैसे मिलते हैं जो कि वो एक फीस से नहीं कमा सकता है और इससे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होने से फायदा एक और हुआ कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अलावा अब फिल्म प्रोड्यूसर्स अलग अलग रेवेन्यूज के माध्यम से कमाने लगे। अब जैसे आपने मूवीज के बीच में देखा होगा कि कोई सीन चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में किसी कंपनी का एड फ्लैश हो रहा है, तो ये कुछ तरीका होता है मर्चेंडाइजिंग का। या जैसे कुछ अच्छे ब्लॉकबस्टर गाने हैं जिसमें झंडू बाम या कोका कोला का यूज किया गया है, तो एक्चुअली इन वर्ड्स को यूज करने के बदले में भी कंपनी फिल्म प्रोड्यूसर को पैसा देती है, क्योंकि इनडायरेक्टली मूवीज के माध्यम से कोका कोला और झंडू बाम की मार्केटिंग हो रही है। इसके अलावा वीडियो ऑन डिमांड, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो की स्ट्रीमिंग, ओवरसीज राइट्स बेचने से फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास मल्टीपल तरीके निकल आए जिससे कि अब वो पैसा कमा सकते थे। अब समझना होगा कि फिल्म राइट्स होते क्या है। एक्चुअली फिल्म एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक ऑथर है उसकी किताब या एक म्यूजिक कंपनी है उसके गाने। अगर आप किसी कॉलर ट्यून में किसी गाने को सुन रहे हैं या इनफैक्ट इंस्टाग्राम की रील्स पे भी किसी गाने को सुन रहे हैं, तो उस गाने को या म्यूजिक को यूज करने के बदले में जो रेवेन्यू का एक शेयर होगा वो म्यूजिक कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि वो गाना उस म्यूजिक कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और इनफैक्ट वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग की वजह से पायरेसी पे बहुत कमी आई है। तो एक समय था जब म्यूजिक सीडी या कैसेट्स के रूप में बिकता था, लेकिन इन कैसेट्स और सीडीज को खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता था और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था और इस वजह से पायरेसी होती थी। लेकिन आज स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन जैसे एप्स पे कोई भी जाके म्यूजिक सुन सकता है और ये कंपनीज कमाती हैं एड्स से, और म्यूजिक बजने का जो रॉयल्टी होती है वो म्यूजिक कंपनी को जाती है। तो म्यूजिक कंपनीज के बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सिमिलरली ओटीटी के आने से मूवीज की पायरेसी में बहुत कमी आई है, क्योंकि पब्लिक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या अमेजॉन प्राइम के जाके सब्सक्रिप्शन खरीद लेती है और वहां पे एक मूवी वॉच करने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू एक पायरेटेड कॉपी जहां पे किसी मोबाइल या वीडियो से रिकॉर्डिंग की गई होती है। एक समय था जब सिनेमा हॉल सिर्फ बड़े शहरों में होते थे और इनके यहाँ जो ऑडियंस भी होती थी वो बहुत सीमित होती थी। बहुत सी मूवीज छोटे शहरों में कभी स्क्रीन ही नहीं हो पाती थी क्योंकि वहां पे सिनेमा हॉल नहीं होते थे, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती थी। लेकिन ऐसे में 1980s में टीवी आता है जो घर घर में पहुंच जाता है कुछ समय के बाद और उससे मूवीज की रीच बढ़ती है। अब जो मूवी ब्लॉकबस्टर होती है शहरों में सिनेमा हॉल में तो उसे देखा ही जाता था, लेकिन साथ में वो छोटे शहरों में भी देखी जाने लगी और एक प्रोड्यूसर ना सिर्फ सिनेमा हॉल से कमाई करता था बल्कि टीवी को राइट्स बेच कर भी कमाई करता था। और टीवी चैनल्स इन मूवीज के बीच में एड दिखाते थे और उन एड से उनकी भी बहुत अच्छी कमाई होती थी। इनफैक्ट कुछ मूवीज जो सिनेमा हॉल में फ्लॉप हो गई थी टीवी पे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। इसमें सबसे बड़ा नाम है सूर्यवंशम मूवी का, जिसके रिपीट टेलीकास्ट ने 53 करोड़ रुपीस कमाए एज कम्पेयर टू 7 करोड़ रुपीस जो इसने सिनेमा हॉल से कमाए थे। और कुछ इसी तरीके से जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, टार्जन द वंडर कार, एंटरटेनमेंट, रमैया वस्तवैया, शादी में जरूर आना, ये सब मूवी सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने के बाद बहुत बुरी
बुरी तरीके से फ्लॉप रही, लेकिन ये टीवी पे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स थी। अब कोई भी मूवी चाहे कितनी भी डार्क हो, लेकिन उसमें एटलीस्ट 2-3 गाने तो ऐसे होंगे, अगर फिल्म के प्लॉट में नहीं होंगे तो शुरुआत में और एंड क्रेडिट्स में गानों को डाल दिया जाता है। या कभी कभी तो हीरो या हीरोइन को कोई सपना आ जाएगा जिसमें एक गाना होता है, अचानक से ढेर सारे डांसर्स आ जाएंगे और सब मिलकर डांस करेंगे। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि एक मूवी के म्यूजिक राइट्स करोड़ों रुपए में बेचे जा सके। इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जैसे लंदन तो टैक्स रिबेट तक देने लगे ताकि उनके यहाँ आके गानों की शूटिंग हो, और एक प्रोड्यूसर भी कम बजट में एक अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू क्रिएट कर पाता था। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड के टूरिज्म में एक अच्छा बूस्ट आया जब बॉलीवुड की मूवीज ने 1980s में जाके वहां पे शूटिंग शुरू कर दी। इंटरनेशनल शूटिंग होने की वजह से इन मूवीज की एक ग्लोबल अपील हो गई, इनकी रीच अब एक ग्लोबल ऑडियंस तक जाने लगी और फिल्म प्रोड्यूसर ओवरसीज में मूवीज बेचकर भी पैसा कमाने लगा। इनफैक्ट शाहरुख खान का स्टारडम इंटरनेशनल मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा है। इनकी 14 से ज्यादा ऐसी मूवीज है जिन्होंने इंटरनेशनली $10 मिलियन से ज्यादा कमाई करी है। ऐसे में अगर कभी कोई फिल्म डोमेस्टिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाती है, जैसे 2015 की फिल्म दिल वाले जो 74 करोड़ के बजट में बनी थी, वो ओवरसीज 170 करोड़ रुपए कमा लेती है, जबकि डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे उसने कुछ खास अच्छे कलेक्शन नहीं किए थे। आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार मूवी सिर्फ 15 करोड़ रुपए में बनी थी। इंडिया में इसने 63 करोड़ रुपीस कमाए, लेकिन चाइना में इसने 863 करोड़ रुपीस कमाए। जहां एक तरफ ये सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ते जा रहे थे, वहीं पे फिल्म स्क्रीन्स में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन मिड 2000s में आता है। अब जो सिंगल स्क्रीन्स थे उनकी जगह पे मल्टीप्लेक्सेस आने लगे। देखिए, सिंगल स्क्रीन पे जब भी कोई जाता था तो बहुत बड़ी ऑडियंस होती थी जो नीचे बैठती थी, ऊपर एक बालकनी होती थी, उसके अलावा वहां पे एक लोअर सेगमेंट होता था, पान मसाला खाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सीटी मारने वाला। ऐसे में एक फैमिली ऑडियंस प्रेफर नहीं करती थी सिनेमा हॉल्स में जाना। साथ में सीट के किनारे कहीं पान की पीक पड़ी होगी, सिनेमा हॉल बुरी तरीके से गंदे होंगे, शोर शराबा मच रहा होगा, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मल्टीप्लेक्सेस आते हैं जो छोटे होते थे साइज में, जहां पे कोई बालकनी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, और एक अच्छी प्रीमियम ऑडियंस आती थी जो बजाय सीटी मारने के, तालियां बजाए, जो बजाय पान मसाला थूकने के, एक डिसेंट डिसिप्लिन तरीके से एंटरटेनमेंट को एंजॉय करे। और इस तरीके से यूथ ऑडियंस के अलावा अब मल्टीप्लेक्सेस में प्रीमियम ऑडियंस और फैमिली ऑडियंस भी आने लगी, जो कि एक टिकट के लिए 3 गुना या 4 गुना पैसा तक देने को तैयार थी, बशर्ते उसे एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये हुआ कि मूवीज की रीच कम होने लगी। पहले जो ब्लॉकबस्टर मूवीज होती थी वो बच्चे बच्चे को पता होती थी, लेकिन आज एक ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकता है एक छोटी सी नीश ऑडियंस को टारगेट करती हो। जो पैसा आप सिंगल स्क्रीन में 1 करोड़ लोगों को दिखाकर कमा सकते हैं, उतना ही पैसा आप मल्टीप्लेक्सेस में 20 लाख लोगों को दिखाकर कमा सकते हैं। तो अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हाई टिकट प्राइसेस का एक नया दौर शुरू हो गया। क्योंकि वीकेंड पे फैमिली ऑडियंसेस ज्यादा आती है, इसलिए वीकेंड के प्राइसेस भी ज्यादा कर दिए गए, और इस डायनेमिक प्राइसिंग की वजह से फिल्म रेवेन्यूज और भी ज्यादा बढ़ने लगे। इसके अलावा मॉर्निंग शोज हमेशा इवनिंग शोज के मुकाबले सस्ते रहते हैं, क्योंकि इवनिंग में ऑडियंस ज्यादा आएगी तो वहां से भी ज्यादा पैसा खींचा जा सकता है। तो मल्टीप्लेक्सेस के आने से, डायनेमिक प्राइसिंग करने से, वीकेंड पर प्राइसेस ज्यादा रखने से, इवनिंग शो के प्राइसेस ज्यादा रखने से जो फिल्म रेवेन्यूज थे वो और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज होने लगे, और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे सिंगल स्क्रीन बंद होने लगे। जहां साल 2000 में भारत में 12,000 सिंगल स्क्रीन थे, कोविड का पेंडेमिक आने से पहले ये सिर्फ 6,500 बचे थे, और कोविड के बाद ये रेशियो 25 से 30% और भी ज्यादा घट जाता है। जहां एक समय था जब एक रिक्शा वाला या एक मजदूर पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके शाम को अमिताभ बच्चन या मिथुन की मूवीज देखता था, आज अब इन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सिंगल स्क्रीन धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स ने तो पैसे कमाए, लेकिन उन्होंने अपनी मूवीज की रीच को कम कर दिया, और इसीलिए जो सुपर स्टारडम एक समय अमिताभ बच्चन एंजॉय करते थे या शाहरुख खान करते थे, नए जमाने के एक्टर्स अब उस स्टारडम को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट देश के इंटीरियर्स में तो बहुत से लोगों को इन मूवी स्टार्स के नाम तक नहीं पता होते हैं। 2016 में नेटफ्लिक्स इंडिया की मार्केट में एंट्री करता है, और उनके सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक थे। तो क्लियरली वो मासेस को तो कहीं पे भी टारगेट नहीं कर रहे थे, उनका टारगेट ऑडियंस एक प्रीमियम क्लास थी, और चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, तो फिल्म प्रोड्यूसर्स ने भी एक प्रीमियम ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, ताकि मूवी रिलीज के पहले वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ एक अच्छी डील क्रैक कर सके। अब जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो ओटीटी पे जल्दी आ जाती है, जबकि एक ब्लॉकबस्टर मूवी थोड़ा टाइम बाद आती है। तो अगर मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज करने के बाद मूवी तुरंत ओटीटी पे आएगी तो प्रोड्यूसर को ज्यादा पैसा दिया जाता है, जबकि सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज होने के बाद अगर विंडो पीरियड ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है ओटीटी रिलीज का, तो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म प्रोड्यूसर को कम पैसे देगा, और इस कॉन्सेप्ट को होल्ड बैक राइट्स कहा जाता है। स्क्रीन पे आप जिस चार्ट को देख रहे हैं, इसमें विंडो पीरियड फॉर ओटीटी लिखा है, और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं इन मूवीज के एक्विजिशन के लिए वो भी चार्ट दिया है। साथ ही इस चार्ट में टीवी ने राइट्स कितने में खरीदे और उसमें कितना विंडो पीरियड था वो भी दिया हुआ है, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। लाल सिंह चड्ढा
रिलीज होने से पहले आमिर खान ने कहा था कि वो 150 करोड़ से कम में नेटफ्लिक्स को अपनी मूवी के राइट्स नहीं देंगे, और साथ ही वो 6 महीने का विंडो पीरियड मांग रहे थे। लेकिन जब मूवी फ्लॉप हो गई तो 2 महीने के बाद ये नेटफ्लिक्स पे आती है और उन्हें 70 करोड़ रुपए में ही इस डील को फिक्स करना पड़ता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास अब एक बहुत अच्छी बार्गेनिंग पावर है, और कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर अपना कंटेंट बनाते वक्त इन ओटीटी प्लेटफॉर्म से आने वाले रेवेन्यू को इग्नोर नहीं कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही फेयर सिस्टम है, एक अच्छा कंटेंट बनाओ, अलग अलग रेवेन्यू से पैसे कमाओ। तो इसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स का कार्टेलाइजेशन और ये मूवी माफिया कहां से आता है? देखिए यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और ये होता है फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने अनिल थडानी का नाम सुना होगा, जो रवीना टंडन के हस्बैंड है और इंडिया के सबसे बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर माने जाते हैं। एक फिल्म को बनाने के बाद उस मूवी को लोगों तक पहुंचाने में ही एक असली गेम और असली पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली एक फिल्म प्रोड्यूसर और एग्जिबिटर यानी जो सिनेमा हॉल्स है उनके बीच में मिडिल मैन का काम करता है एक डिस्ट्रीब्यूटर। पूरे देश को 11 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है और बहुत पैसा खर्च करके फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस नेटवर्क को तैयार किया है। इनफैक्ट ये नेटवर्क आजादी के टाइम से चला आ रहा है, और बहुत से जो सर्किट्स हैं उनका नाम आज भी वही पुराने नाम की तरह है, जैसे सीपी बैरार, मैसूर, ईस्ट पंजाब। तो कोई भी इंसान फिल्म बना के ऐसा नहीं है कि इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मुंह उठा के चला जाएगा और ये उसकी मूवी को पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहीं पे मूवी माफिया का नेक्सस काम आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि ऐसी मूवीज रिलीज हो जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बने, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए, और इसीलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट करते हैं वो सिर्फ बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ करते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है या बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है तो उनकी मूवीज के डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की होड़ लग जाती है। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि मूवी की स्क्रीनिंग चल रही है। एक्चुअली में फिल्म प्रोड्यूसर्स अपनी मूवी को स्क्रीन करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने, और डिस्ट्रीब्यूटर्स डिसाइड करते हैं कि वो इस मूवी के राइट्स फिल्म को देखने के बाद लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। एक फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में 3 तरीके से एग्रीमेंट हो सकता है। पहला आउटराइट परचेज, दूसरा कमीशन बेस, और तीसरा मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। आउटराइट परचेज मतलब मान लीजिए आपने 100 करोड़ की मूवी बनाई और 200 करोड़ में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने राइट्स खरीद लिए, तो प्रोड्यूसर का सीधा सीधा प्रॉफिट 100 करोड़ का हो गया। अब इसके बाद मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी, ये पूरा रिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। दूसरा है कमीशन बेस। तो मान लीजिए 100 करोड़ की मूवी है और उसमें से ये डिसाइड कर लेंगे कि 8% या 10% जो भी फिक्स अमाउंट होगा नेगोशिएशन के टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। ऐसे में मूवी जो भी कमाई करती है उसका उतना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है, बाकी फिल्म प्रोड्यूसर के पास रहता है। तो इस तरीके से जो रिस्क होता है मूवी के फ्लॉप होने का वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और उसे डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर दोनों इक्वली झेलते हैं। अब तीसरा एमजी रॉयल्टी सिस्टम थोड़ा सा टेक्निकल होता है। मान लीजिए 100 करोड़ की मूवी बनी है और डिस्ट्रीब्यूटर 20% की एमजी मांगता है। अब 100 करोड़ की मूवी जब 120 करोड़ कमा लेगी तो पहले 100 करोड़ रुपए वो प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, उसके बाद 20 करोड़ रुपए वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाएंगे, तो दोनों सेफ हो जाते हैं। इसके ऊपर जो भी कमाई होती है वो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर में 50-50 या जैसा भी नेगोशिएशन होता है उस हिसाब से बांट दिया जाता है। तो ऐसे में प्रोड्यूसर भी सेफ हो जाता है और एक डिस्ट्रीब्यूटर भी सेफ हो जाता है। इसके ऊपर के प्रॉफिट्स दोनों बराबरी से बांट लेते हैं, और अगर लॉस होता है तो दोनों बराबरी से उस लॉस को झेलते हैं। तो फाइनल नेगोशिएशन होने के बाद प्रोड्यूसर एक लेटर ऑफ परमिशन डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और ये लेटर लेके डिस्ट्रीब्यूटर मूवी लैब के पास जाता है जहां पे मूवी के प्रिंट्स तैयार किए जाते हैं, और ये प्रिंट्स लेके देश के अलग अलग सिनेमा हॉल्स या मल्टीप्लेक्सेस तक पहुंचाए जाते हैं। एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की पावर को कभी आप अंडर एस्टिमेट मत करना। इनके पास इतनी ताकत होती है कि अगर मूवी चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो, लेकिन अगर वो स्क्रीन में रिलीज नहीं होगी तो वो कभी हिट स्टेटस नहीं पा सकती है। तो एक मूवी की प्रॉपर स्क्रीनिंग वो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में होती है। कंटेंट एक अलग चीज होती है, लेकिन लोगों तक उसे पहुंचाना दूसरी चीज होती है। और कभी बड़े प्रोड्यूसर्स की मूवीज अगर आपस में क्लैश करती है तो ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी के साथ भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। और अब तो बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बनने लगे हैं। जैसे बाहुबली मूवीज को आर्का मीडिया वर्क्स ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन इसका हिंदी बेल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन का काम धर्मा प्रोडक्शंस को दिया गया था। वहीं केजीएफ फिल्म सीरीज को प्रोड्यूस होमेबल फिल्म्स ने किया था, लेकिन इसके हिंदी एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन का काम एक्सेल एंटरटेनमेंट का था, जो कि रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की कंपनी है। अगर कोई छोटा प्रोड्यूसर बड़े प्रोड्यूसर से भिड़ने की कोशिश करता है तो ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स उसे मिलकर दबा देते हैं, और अगली बार उसका ऐसा बॉयकॉट होता है कि ना तो उसे कोई काम मिलता है और ना ही वो अपने टैलेंट की मदद से आगे बढ़ पाता है। कुछ इस तरीके की एक लॉबी है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की, प्रोड्यूसर्स की, और इनका एक अनहोली नेक्सस है। 2012 में अजय देवगन की मूवी सन ऑफ सरदार यशराज फिल्म्स की जब तक है जान से भिड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उन्हें बहुत नुकसान हुआ। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनकी मूवीज को अच्छे सिनेमा हॉल्स और प्रीमियम मल्टीप्लेक्सेस में स्क्रीन नहीं किया। इस केस को अजय देवगन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में ले गए
जहां उन्होंने एलिगेशन लगाए कि वाईआरएफ अपनी डोमिनेंट पोजीशन की वजह से स्क्रीन्स उनकी मूवीज को नहीं दे रहा है। जवाब में वाईआरएफ ने क्लेम किया कि उसी साल एक था टाइगर है रिलीज होने के टाइम पे ही सभी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये लीगल एग्रीमेंट हो गया था कि अगर वो उनकी एक था टाइगर मूवी को रिलीज करेंगे तो दिवाली पे जब तक है जान रिलीज करना उनके लिए मैंडेटरी होगा। तो ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स अब चाह कर भी सन ऑफ सरदार को रिलीज नहीं कर सकते और अजय देवगन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना केस हार जाते हैं। अब ये तो इतने बड़े सुपरस्टार अजय देवगन थे जो लड़ाई लड़ भी लिए, कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर या फिल्म एक्टर को तो मक्खी मच्छर की तरह ये मूवी माफिया मसल के फेंकते। सुशांत सिंह राजपूत के केस के टाइम पे भी ये बातें उड़ी थी किस तरीके से आदित्य चोपड़ा की मूवी बेफिक्रे रिजेक्ट करने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड में बॉयकॉट हो गया था और कोई भी अच्छा फिल्म प्रोड्यूसर उन्हें मूवीज देता नहीं था। उनकी मूवी आती भी थी तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके राइट्स खरीदने में हिचकिचाते थे। कुछ ऐसे ही एलिगेशंस विवेक ओबरॉय ने सलमान खान के खिलाफ किए थे, जहां उन्होंने कहा था कि किस तरीके से एक मूवी माफिया गैंग है जो उन्हें उनके टैलेंट के हिसाब से फिल्म्स नहीं देता है। इसके साथ ही ये मूवी माफिया गैंग पूरा पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जहाँ पे नए एक्टर्स जिनमें उन्हें टैलेंट दिखता है उनके साथ वो 3 फिल्म 5 फिल्म का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि ये टैलेंटेड एक्टर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सिर्फ उनके ही साथ काम कर सकते हैं, फिर चाहे कोई प्रोड्यूसर कितना भी पैसा दे दे। एक न्यू कमर जिसके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती है इन डील्स में फंस जाता है। इनफैक्ट श्रद्धा कपूर के साथ वाईआरएफ ने 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन आशिकी मूवी करने की वजह से श्रद्धा कपूर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद उसका पूरा वाईआरएफ ग्रुप ने और साथ में मूवी माफिया गैंग ने बॉयकॉट किया था और आज भी श्रद्धा कपूर को आदित्य चोपड़ा की तरफ से कोई मूवी नहीं मिलती है। तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से अब हम आते हैं एग्जिबिटर्स पे। एक सिनेमा हॉल ओनर के साथ फिल्म प्रोड्यूसर का स्लाइडिंग स्केल अग्रीमेंट होता है, यानी जो भी नेट कलेक्शंस आएंगे यानी कि टिकट की जो भी सेल है उसमें से जीएसटी कटने के बाद जो पैसा आएगा वो आधा प्रोड्यूसर के पास जाएगा और आधा सिनेमा हॉल के ओनर के पास। वही मूवी अगर दूसरे हफ्ते में चलती है तो 40% प्रोड्यूसर जबकि 60% सिनेमा हॉल ओनर के पास जाता है और हर वीक दर वीक प्रोड्यूसर का हिस्सा 10-10% कम होता जाता है जबकि सिनेमा हॉल ओनर का हिस्सा 10-10% बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई नई मूवी स्क्रीन करने के बजाय एक सिनेमा हॉल ओनर पुरानी मूवी को स्क्रीन करता रहे और इसके बदले में उसे थोड़ा ज्यादा इंसेंटिव मिलता रहे। लेकिन सिनेमा हॉल ओनर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि टिकट्स की कमाई से अब उन्हें ज्यादा पैसा मिलता नहीं है और ज्यादा पैसा महंगे रेट्स पे पॉपकॉर्न और मिनरल वाटर बेचने से होता है। इसके अलावा इंटरवल ब्रेक में जो एड्स चलते हैं उससे भी सिनेमा हॉल की रेवेन्यू होती है। इसके अलावा सिनेमा हॉल के प्रेमिसेस में जो अपकमिंग मूवीज के पोस्टर्स होते हैं उससे भी कमाई होती है और यहाँ पे एक्चुअली एड का रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक बार जब आप सिनेमा हॉल में बैठ गए तो आपको उस एड को देखना ही पड़ेगा। वहां पे यूट्यूब की तरह कोई स्किप का ऑप्शन नहीं होता है। मल्टीप्लेक्सेस में सबसे बड़ी चेन पीवीआर रेवेन्यू का 11% एड से कमाता है, वहीं आइनॉक्स रेवेन्यू का 8% एड से कमाता है। शुरुआत में मल्टीप्लेक्सेस ने एमआरपी से ज्यादा रेट पे कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट्स बेचने शुरू किए, लेकिन इंडिया के अंदर ये चीज इलीगल है। तो उसका सोल्यूशन ये निकाला कि बजाय कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेचने के आपको एक ग्लास में ढेर सारे आइस क्यूब्स भरे होंगे जिसके अंदर थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाल दी जाएगी और वो 100 रुपए 150 रुपए में बेची जाएगी। इसीलिए कोई भी पैक्ड फूड आइटम का पहले से टाई अप किसी कंपनी के साथ होता है और वो इनकी शर्तों के हिसाब से एमआरपी रेट उस पर छापते हैं। और आज जब मूवी का स्क्रीन टाइम 3 घंटे से घट के मुश्किल से 1.5-2 घंटे हो गया है, तब भी एक मूवी में एड ब्रेक जरूर होता है क्योंकि जब तक एड ब्रेक होगा तब तक बीच में एड्स चलेंगे और उन एड से बहुत अच्छी कमाई होती है। और इस तरीके से बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स ने एक पूरा गैंग बनाया, एक नेक्सस तैयार किया और आज इन्हें मूवी माफिया नाम से बोला जाता है। बॉयकॉट बॉलीवुड हैशटैग ट्रेंड करता है, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा सकता है वो बहुत बड़े नादान होते हैं क्योंकि इनका पूरा रेवेन्यू मॉडल समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये खेल हजारों करोड़ रुपए का है और ट्विटर पे चिल्लाने से या हैशटैग ट्रेंड करने से ये मूवी माफिया खत्म नहीं होने वाला है। ये जितनी टॉक्सिसिटी फैला रहा है न्यू कमर्स के साथ, छोटे फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ, वो दिन दूनी रात चौगनी होनी है। अब बॉलीवुड मूवीज अपने रेवेन्यू मॉडल से किस तरीके से टॉक्सिसिटी फैला रही है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन अपने कंटेंट से किस तरीके से टॉक्सिक कल्चर को फैला रही है वो मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।